खबरें में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले खसूसी बराए एहतसाब। शहजाद अकबर साहब ने एक और कॉन्फ्रेंस कर डाली, मगर नतीजा क्या है? कीमतें क्यों नीचे नहीं आ रही? चीनी के लोग अगर जो हैं वो पकड़े गए हैं मुबैना तौर पर, और फिर लोग पकड़े क्यों नहीं जा रहे? कोई एक्शन नहीं हो रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्या चीनी इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होंगे? इसके साथ साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी एक बपा कर डाली, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने क्या कहा, इस पर बात करेंगे। इदारों को तबाह किसने किया? मुल्की कर्जे किसने खाए? स्टील मिल के असासे क्या हैं? इस पर किसकी हरीसाना नज़रें हैं? कौन कौन वारदात करना चाहता है? इस पर बात करेंगे। और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने मुल्क को बर्बाद करने पे क्यों तुला हुआ है? अब तो अमेरिकन प्रेस भी ये कह रहा है कि इसने लोगों को बेरोज़गार किया, बर्बाद किया, और जो कुछ भी अच्छा था भारतीय समाज और सोसाइटी के हवाले से, उसको बर्बाद करने पे क्यों तुला हुआ है? इस पर भट्टी साहब। मैं कह रहा हूँ, चीनी स्कैंडल में मेन मुलज़म को, गंदम वाले को बचाया गया, उस पर इन्होंने कोई एक डिटेल दी? खुदा के नाम पे आप एहतसाब को क्यों बदनाम करें? एहतसाब बहुत अच्छी चीज है। कौन बचा रहा है? हुक्मरान, और मैंने बचाना है यार। कमाल है। नवाज शरीफ दौर में अगर कोई फराड होता था, लूटमार होती थी, अगर कोई नहीं पकड़ता था, वो हुकूमत बचाती थी। पीपल्स पार्टी दौर में होता था, जब तक आपके पीछे कोई ताकतवर शख्सियत ना हो, आप रेटिंग में को नहीं पकड़ सकते। सुबह चीफ जस्टिस के पास चले जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास चले जाए, सलमान दानिश को नहीं पकड़ सकते आप। मेरा चैलेंज है, चीफ जस्टिस के पास चले जाए, आप किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा यार। इस पाकिस्तान में नहीं काजी साहब, आज मुझे बता दे, इतना वक्त इन्होंने ज़ाया किया। गन पॉइंट पे इनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसें चलती हैं। उसके बाद चीनी की कीमत जूं की तूं है, और आज भी चीनी का कारोबार वैसे ही हो रहा है जो आज से 6 महीने पहले हो रहा था, पिछले साल हो रहा था, उससे पहले साल हो रहा था। बस मुझे तो ये फ़र्क दे दे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों से आम आदमी की क्या दाद रसी होती है। नहीं, अब आप जवाब देना, थोड़ा सा मेरी भी गुजारिश है। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये देखिए, ये तो हमारे रोज, अभी भी पहले जहांगीर तरीन साहब की, ये मैं पढ़ दूँ इनका भी मौक़िफ़ आ जाए। इन्होंने एक ट्वीट किया कि आई विल बी ग्रेटफुल इफ करंट गवर्नमेंट पर्सन्स एक्नॉलेज दैट इन 2017-18 सीजन आई वाज द ओनली वन हु पेड द फुल ₹180 स्पोर्ट प्राइस ऑफ केन व्हाइल अदर्स आर अक्यूज्ड ऑफ पेइंग ₹140, अ फैक्ट दैट वाज ग्रेशियसली एक्नॉलेज्ड बाय माय लीडर हिमसेल्फ। इमरान खान के बारे में वो कह रहे हैं कि जनाब, इन्होंने 2017-18 में तो मुझे एग्जोनरेट किया था और मुझे इनोसेंट कहा था, और कहा था कि मैंने पैसे पूरे दिए। मगर हजूर, बात ये है, पहले वाले हों या आज वाले हों, ये जितने रोल मॉडल हैं हमारे, ये सारे ब्लैक ही हैं। काई साहब, पहले तो मैं आपको बता दूं, जहांगीर तरीन का ये जो 3 अरब है, उसमें 56 करोड़ रुपए उनको मिले हैं सब्सिडी के। ये जो 3, बाकी किसको मिले हैं? बाकी उसमें सारे शामिल हैं। अपना सलमान शहबाज सब वो भी शामिल है, हमारे मुख्तियार मस्जिद की तरह मुख्तियार के भाई या वही है ना, के बेटे भी शामिल है, वो भी उसमें शामिल है। जो असल बात आपसे करना चाह रहा है, मेरे दोनों दोस्तों ने आज एक फिक्रा यूज़ किया कि चीनी की कीमत जू को त्यों है। आपको शायद मैं करेक्ट कर दूं, 2018 में ये 55 रुपये किलो थी, इस साल के शुरू में ये 74 रुपये किलो थी, ईद से पहले 78 रुपये किलो थी, ईद के बाद ये 80 से 84 रुपये किलो है। आपको बढ़ गई है। हाँ, ईद की छुट्टियों में कीमत बढ़ गई। दूसरी चीज जो आप दोनों समझदार बंदे हैं, मुझे बताएं, 70% पाकिस्तान में बेकरी का, मिठाई का कारोबार कोरोना की वजह से कम हुआ है। चीनी तो 20 रुपये किलो होनी चाहिए, ये हो गई है 84 रुपये। जो मैं असल आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो इस कमीशन ने जो सबसे अफसोसनाक चीज़ हमें बताई है, पता क्या बताई है? ये इमरान खान का बनाया कमीशन, वो बता रहा है कि पाकिस्तान पूरे में कोई ऐसा आज तक सिस्टम नहीं है जो चीनी की लागत बता सके कि 1 किलो चीनी कितने की बनती है। ये इतना बड़ा यार, 38 रुपीज़ नहीं, अब ये कह रहे हैं 38 कोई सिस्टम नहीं। ना, ये आपके कमीशन ने 3 चीज़ें बोली हैं, सुन लें। उन्होंने बताया किसानों का इस्तेसाल होता है, 36% किसान छोड़ गया गन्ना लगाना, ये आपका कमीशन बता रहा है। और इसके साथ ये टैक्स चोर है, टैक्स चोर होने के बाद ये सब्सिडी से अलग पैसे बनाते हैं। मेरा आपसे सवाल है, ये जिन्होंने 35 अरब रुपए सिर्फ सब्सिडी जब इन्होंने एक्सपोर्ट किया हमसे, आम बंदे से खींचे हैं। भट्टी साहब, आपकी जेब से कितने? 35 अरब। मैंने आपसे एक सवाल करना है, सिर्फ इसके बाद कहते हैं किसानों का इस्तेसाल हो रहा है। हजारों तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। भाई, तो आपने कमीशन किस लिए बनाया था? टैक्स की बात आ गई। मैं चैलेंज कर रहा हूँ मौजूदा हुकूमत को, लाहौर की लिबर्टी मार्केट, बनांडत रोड, बड़ी बड़ी मार्केट है, बड़े बड़े प्लाजे, 90% लोग इनकम टैक्स पूरा नहीं देते।
क्या ये कड़वा सच है यार? ये मेरे जैसे कोई भी नहीं आदमी को देता मेरा बड़ी साहब आपसे एक सादा सा सवाल है। मैं तो कह रहा हूँ एक सर्वे करे, लिबर्टी जाए। ये कमीशन ने बड़ी बताया साहब, चीनी बड़ी वाले साहब, टैक्स एक मिनट यार, आप मुझे let me- नहीं, इस मुझे सवाल कमीशन करें। का चलो पहले आप हुक्म कर बड़ी साहब, मैं कोई एक टीवी चैनल लगाता हूँ, मैं देखता हूँ एक शख्सियत है, पहले तो मैं उसका पोर्च देखता हूँ जिसमें 5-7 SUVs खड़ी हैं, और फिर एक एंकर मुझे डराने के लिए आता है कि ये होती है जिंदगी, ये हैं वो बड़े लोग, आपके रोल मॉडल, वही अखीर ब्लैक ये निकला है। ऑफ कोर्स है, मैंने ये एक ही है, इसमें डाउट क्या है? एक दिन फलां के साथ, एक दिन मैं फलां के साथ, मुझे डराते हैं उनके घर दिखा के, इनकी महलात दिखा के। ये क्या कहानी है? आपके हुक्मरान उस वक्त सोते थे जब रोजाना किसान प्रोटेस्ट करते थे कि हम 2-2 दिन लाइन में लगे रहते हैं, हमारी बारी नहीं आती। ये कौन सी रॉकेट साइंस की है? इस पे जितने अखराजात इस कमीशन पे और कमेटी इंक्वायरी पे हैं, ये मेरा ख्याल कम से कम 500 गरीब खानदान पल सकता था। कभी शहजाद अकबर ने ये नहीं कहा इन दोनों कमेटी कमीशन पे और इंक्वायरी पे 10 दिन इस्लामाबाद रहे हैं, खर्चा सरकार का कितना हुआ, आपके और मेरे टैक्स पेयर का। चीनी हम फिर महंगी ले रहे हैं। एक बात मैंने बात की डॉक्टर इकरामुल हक साहब से, उन्होंने कहा जो आपका टैक्स चोरी करता है, ये जो आपका क्या कौन सा टैक्स होता है बड़ी साहब जो हम आज हर चीज पे देते हैं, सेल्स टैक्स 250% जुर्माना है उसका। अभी तक FBI इस रिपोर्ट की रोशनी में हरकत में क्यों नहीं आया? अभी वो सोच रहा है कि हमारे ऊपर 500 अरब या 575 अरब के मजीद टैक्सेस या 800 अरब के टैक्सेस लगाने हैं, हमारी जेब काटनी है, हमारी ख्याल खींचनी है, वो इन पे जुर्माने करो। आपके मुंह में घी शक्कर। पिछले 15 दिन से 10-12 दिन से टैक्स अवाम पे बम लगाने के लिए स्कीमें बना रही जा रही हैं। IMF ने कहा, मुझे वो एक मिले फिनांस के बड़े अच्छे हमारे ग्रेड 21 के अफसर हैं, वो कह रहा है जी आप बम फिर आप पे गिर रहा है। मैं कहा ये तो बड़ी साफ चली शफाफ चली हुकूमत है। हुकूमत से पहले 10 से 12 अरब रुपया रोजाना करप्शन होती थी, वो रुक गई 2 साल। मनी लॉन्ड्रिंग भी कहता भाई आपके ऊपर लग रहे हैं खरबों रुपए के फिर नए टैक्स। वो अच्छा मेरे पास ना बड़े दिलचस्प शॉट है, खालिद साहब का तो मैं बाद में सुनाऊंगा, तारीख की बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई उन्होंने। पहले मरियम औरंगजेब साहिबा को सुन लेते हैं, अब वो क्या कह रही हैं कि वो सुनाएं पहले, फिर कमेंट फिर करेंगे। इलेक्शन करके ये पर्दा हटा के इस डाके से आप ना इमरान साहब को बचा सकते हैं और ना बुज़दार साहब को बचा सकते हैं। अवाम को और सियासी मुखालफीन को कठघरों में खड़ा करके आप पिछले दरवाजों से मुजरिमों को फरार नहीं कर सकते। पेश हो इमरान साहब कमीशन के सामने, बताएं कि उन्होंने मुल्क में किल्लत होते हुए मुल्क में रुपए की कीमत 40% गिरावट के बावजूद सब्सिडी और एक्सपोर्ट की इजाजत क्यों दी? यार वो इनकी बातें तो सारी ठीक हैं, सलमान शहबाज पेश ना हो। अब ना एक मिनट, उनके दामाद जिन पर इल्जाम है कि जल्जला जदगान का पैसा खा के भागे हैं, और यार तुम किस मुंह से कहते हो? हम कहें तो हमारा बनता है कि पैसा हमारा लूटा है। कादी साहब ये क्या बातें करते? काबे किस मुंह से जाओगे? मुझे हंसी आ गई मेरी बहन मोहतरम मरीम औरंगजेब। उन्होंने कहा मुजरम इमरान खान को भगा दिया। एक मुजरम को सुप्रीम कोर्ट ने मुजरम करार दिया था, वो नहीं मानते हम। नहीं सुन लेना, उसका नाम था नवाज शरीफ, और उसको नैब ने सजा दी थी। नथिया गली तो फिर पाकिस्तान का हिस्सा है, उसे पकड़ना मुश्किल नहीं है, वो खुद भी आ जाएंगे। नथिया गली छुट्टी है, अपने बीवी बच्चों को फैमिली के साथ चले गए। नहीं कल ये पड़ा था गली चले गए हैं वो। मेरी बात का जवाब दें। नवाज जिसे सुप्रीम कोर्ट मुजरम दे, जिसे नैब सजा दे, वो लंदन ऑक्सफोर्ड में ईद मनाए, इसाक डार उधर मचाए, उनके दोनों साहबजादे उधर मनाए। यार ये किस किस्म का दौरा में आ रहा है यार? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुझे ये बताएं, वो जो साहब लंदन गए हैं, मेरा एक सवाल है, बड़ी अखलाकी जो साहब लंदन गए हैं वो इमरान खान साहब के तरसाने पे गए हैं, उन्होंने भेजा। साहब भी उधर है आपके, ये इमरान खान साहब ने ही उसको भेजा। यार इमरान खान के सारे क्राइम मेरे ऊपर डाल दे भाई। नहीं सुने, पाकिस्तान में तमाम डकैतियां इमरान खान से इजाजत लेके हुई हैं। बाकी मान ले रहे हैं, गल मुको। नवाज को मैंने भेजा है। पहले सुनो नथिया गली के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, हालांकि पहले बताते हैं आप। लापता वजीर आजम जिन्होंने पाकिस्तान को IMF के हवाले करने से पहले खुदकुशी कर लेनी थी, वो तो लापता है। जो कश्ती डूबने के ऊपर इस्तीफा मांगते थे, आज त्यारे का अंधोनाक वाकया, रेल के हादसात और जो इस वक्त मुल्क के अंदर मुश्किलात हैं, वो लापता हैं। मैं इंतजार कर रही थी कि शहजाद अकबर साहब जब प्रेस टॉक करेंगे तो वो ये बताएंगे कि आज वजीर आजम पाकिस्तान जो कि लापता है, उनको नथिया गली से ढूंढ लिया गया है और वो इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो काबीना में फैसले किए और जो कमीशन रिपोर्ट चीनी की आई, उसने उनको मुजरिम करार दिया है।
अच्छा मेरा सवाल है बड़ी साहब, सवाल पहले बड़ी साहब, क्या मरियम औरंगजेब साहबा ये साबित करने में कामयाब हो गई हैं कि हम में और नए आने वालों में कोई फ़र्क नहीं है? अच्छा मेरी एक तो बात सुने, गुजारिश है, इन्होंने नथिया गली की, मुझे याद है नवाज शरीफ के पाए पकाने वाले मेरे जानने वाला, खुदा की कसम पिंडी से हेलीकॉप्टर पे ले जाया गया, पिंडी से हेलीकॉप्टर पे, मोहतरम मेरी बहन क्या ये ले, ये मेरे और आपके टैक्स पेयर के पैसे से ये देगे, ये आलू गोश्त, ये पाए, ये जर्दे, ये हरीसे, ये अवाम का खून, अवाम का कच्चा गोश्त जा रहा है, अवाम का कच्चा गोश्त जिसे कुछ लोग खाएंगे। मुझे ये बता दें काजी साहब, इन्होंने फरमाया कि जहाज़ के हादसे से इन्हें बड़े दिल गिरफ्ता हैं होंगे, क्या जहाज़ के हादसा पहली दफ़ा हुआ? गो कि इसकी भी इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आनी, मैं उनकी इस हद तक हूँ। ट्रेन हादसे शुरू से हुए आज तक किसी बड़े वाकया के जिम्मेदार को सजा देने के लिए पाकिस्तान में कानून है ही नहीं भाई। कानून इनके घर रवायत है, कोई रवायत है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने नहीं बनने दी। ये देखें, ये मैं हैरान हूं कि बकरा भी रो रहा कि मेरे की कर दे फेरे, खान पीन तो अलावा कोई काम ये ले, ये आपके नहीं, गरीब लोग हैं ये गरीब लोग हैं, इलाज कराने गए हैं, प्लेटलेट्स अब ऊंचे नीचे नहीं हो रहे, सिर्फ बकरा और पुठ की बोटी खा रहे हैं। यार खुदा दा नाज सानू हमारे जमीन को आपने पिंजर कर दिया है और आपके आगे 50-50 डिशें हैं। आप मेरे मुल्क में रहना गवारा नहीं करते, आप मेरे मुल्क की हवा फिजा को पसंद नहीं करते, मेरे मुल्क के कानून को पसंद नहीं करते, मेरे मुल्क की मट्टी पसंद नहीं करते, मेरे मुल्क की हवा पसंद नहीं करते, अवाम पसंद नहीं करते, तो मेरे लीडर क्यों हो? भट्टी साहब ने मियां साहब ने कोई ईद पाकिस्तान में भी मनाई है? पाकिस्तान में वो विजिटिंग प्रोफेसर है। मरियम साहबा को ये बताएं ये कि मोहतरमा मुजरम और मुल्ज़म में फ़र्क क्या होता है? इमरान खान का मैं तर्जमान नहीं हूँ, सब जानते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा मायूसी हुई कि उस आदमी को मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एक जुल्म की दास्तान भेजी इमरान खान को, पर उन्होंने नहीं कार्रवाई की, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुजरम नवाज शरीफ है, अभी ये मुल्ज़म है, अभी इनको मुल्ज़म भी नहीं हुए, वो एक इंक्वायरी जस्ट रिपोर्ट है। लेकिन मैं इनको भी बताऊँ मलक साहब, सानिया माल्टन हुआ 2 साल इन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट ओपन नहीं दी। जहां इमरान खान का क्रेडिट है हम देते हैं, जहां तनकीद है करेंगे, क्योंकि मैं इमरान खान साहब का तर्जमान नहीं हूं कि हर हाल में उन्हें। अच्छा एक यार बड़ी मजाहिया किस्म की थोड़ा सा शॉर्ट भी सुनवा दूं, ये जरा सुन ले। मरियम साहब ही हैं, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब भी आएंगे, ये जरा पहले सुन ले वो क्या कह रही है। शुगर मिल जो सलमान शहबाज की है उससे शहबाज शरीफ को जोड़ा जाता है। इधर बाकी तमाम बच्चों के बिजनेस इंडिपेंडेंट है, लेकिन शहबाज शरीफ का बिजनेस जो है वो अपने बच्चों के साथ जो है वो लिंक किया जाता है। ये अब मैं पहले बता दूं ये क्यों कह रहे हैं। इसी प्रोग्राम में एतजाज अहसन साहब ने बताया कि इलीगली 4 मिले हैं जिन्हें दोबारा से अपनी जगह पे लाने का हुक्म पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और वैसे भी मैं समझता हूं वालिद का तो हमारे मुल्क में बच्चे से ताल्लुक ही नहीं होता। अच्छा अपने बाप की तो बंदा पैसे अच्छा मेरी बात सुन लेना, मेरा बेटा मेरे पैसों पे पढ़ाई कर रहा है, पढ़ रहा है, अरब खरबपति बन रहा है, उसका जवाब मैं नहीं दूंगा तो और कौन देगा? यार काजी साहब ये कैसे सवाल कर बड़े लायक बच्चे हमें नहीं, मतलब सारे बच्चे लायक ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमें रबड़ स्टैम्प समझते हैं। भट्टी साहब मेरा ख्याल है कि नहीं, मुझे बताएं अगर सलमान शहबाज के खरबों रुपए है, यार मैंने एक और बात सुनी है, तो उसमें मेरा ख्याल है उसके 10 रुपए, बाकी सारे बाप भी हैं, लेकिन लोग बेवकूफ बनाना छोड़ दें। मेरा यही हमने शहजाद अख्तर में यही तनकीद की, भाई पहले आप चीनी पे जो वजीर आला पंजाब को क्लीन चिट दी है उसकी बताएं राज। भट्टी साहब क्योंकि मीडिया आजाद ना होता, मैंने सुना है तो मैं बताता कि आपके किस अहम शख्सियत ने इस्लामाबाद बुलाया और किसको कहा कि ये रिपोर्ट चेंज करके लफ्ज निकालो, मत इतना झूठ बोलो। अच्छा कि सच भी हमने तो दोनों तरफ से साफ, लेकिन मैंने सुना है ये खबर गलत लगती है, सोशल मीडिया पे झूठ भी बड़ा चलता है। सुना है बिल गेट, वारन बफेट और ये तमाम कह रहे हैं कि यार सलमान शहबाज साहब को बेचे जरा हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दें, इतने लायक बच्चे जो हैं। ओ यार इतने हैं। इमरान मैंने सुना है इमरान शहबाज साहब क्यों नहीं नजर आ रहे? ऑस्ट्रेलिया से वफद आया है कि जी वो कौन सी 6 गायें या 10 गायें भैंसे हैं जिनसे आप अरबपति हो गए हैं, हमारा तो बड़ा गाँव का काम है।
आप जाए मॉडल टाउन में लाठी चार्ज हो रहा है, स्टेडियम है सारे कॉर्नर। एक आधी हमें भी खरीद लेनी चाहिए। नहीं, दुनिया में सबसे वो रहेगी उनके पास, तभी वो सोने का दूध देगी। मेरे और आपके पास आएगी ना, उसका गोबर भी साफ करना पड़ेगा और 5, 7, 8 किलो दूध आएगा। लेकिन वो जो माल था वो तो भैंसों पे तो रख के नहीं जाता था, वो तो पुलिस की गाड़ियों पे जाया करता था, जो टीटीज वाले माल था। उस वक्त सिर्फ 3100 लोग पुलिस वाले इनके घर में मुहाफिज थे। ये दरअसल जब कोई भी हुकूमतें हों, अपनी कारकर्दगी काबिल जिक्र ना हो, काबिल सताइश ना हो, तो फिर इल्जामात की सियासत आ जाती है। अच्छा भट्टी साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। आपका ना बड़ा ताल्लुक रहा है अपना क्राइम से भी, पुलिस को आपने बड़ा अंदर से देखा है। ये क्या वजह है कि जो भी हुकूमत बदलती है हमारा वही निज़ाम है, वही हम वही के वही खड़े हैं? उसकी वजह है ना, क्या पुलिस क्यों नहीं बदलती? क्योंकि हम करप्शन के खिलाफ नहीं, हम बेईमानी जालसाजी के नहीं, हम कहते हैं बस मुखालफ का एहतसाब करो, खुद को कानून से बाला कर लो। जो चीज़ें मुझे अपोजिशन में अच्छी लगती हैं, मैं हुकूमत में आके उन्हीं के खिलाफ हो जाता हूँ। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएंगे जो मेन पोस्टिंग हुआ करती थी पंजाब में, तो कौन इंटरव्यू लिया करता था? शहबाज शरीफ साहब। ये नहीं, हमजा साहब? हमजा, शहबाज, राइटिंग ऑन दी वॉल में अफसरों के नाम, टाइम। मैं 1 मिनट आईजी लगाना है किसी को, 30 सेकंड लूंगा। दोस्त मोहम्मद खोसा वज़ीर आला पंजाब थे, हमारे एक दोस्त थे, उसका सेक्रेटरी का 90 दिन रहे, थोड़े देर के लिए होना था। तो मुझे हम इकट्ठे बैठे थे, कहते यार मैं जा रहा हूँ, जरा सीएम को इंटरव्यू दे आऊँ जल्दी से। मैंने कहा यार खोसा सब तो डेरा गाजी हाँ गया। कहता खोसा कौन? मैं कहा दोस्त मोहम्मद खोसा। कहता नहीं यार, वो तो हमजा और शहबाज साहब को इंटरव्यू देना। आपकी एक्चुअल हकीकत ये है, आज भी आप इसी तरह चल रहे हैं। आज भी एक अहम शख्सियत का भांजा ने एक अहम पोस्ट के लिए चंद दिनों में पोस्टिंगें होने लगी हैं, इतनी बड़ी अमाउंट पकड़ ली है। अहम शख्सियत पंजाब की बात कर, पंजाब की। मैं कोई अभी बांग्लादेश, मकबूजा कश्मीर नहीं गया। नहीं, मैं पंजाब भी हो सकता है ना, पाकिस्तान में भी तो पंजाब लाहौर, पंजाब अहम शख्सियत से बड़ा वो एग्रीमेंट हो गया कि वो हर महीने उसको इतने पैसे देगा कमा कर। ये है मैरिज, मैरिड। ये मैरिज ना एक मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, करप्शन का भी मियाँ बीवी। अच्छा यार, अब कुछ चीजें और भी हैं बड़ी दिलचस्प हैं। जब तक जरा ख्वाजा साहब की भी सुना दें यार, बड़े ज़हीन आदमी, हम तो बड़े फैन हैं उनके। वो क्या फरमा रहे हैं, जरा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बोलता है। मरीम नवाज भी एक्टिव हो जाएंगी जब भी मियाँ साहब चाहेंगे। ये पॉलिसी जो है ये मियाँ साहब मुरतब देते हैं, जब भी वो भी एक्टिव हो जाएंगी। हमारी कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता नहीं है कथित तौर पे। मैं ज़ाती तौर पे तो अपना तो आपको 100% यकीन दिला सकता हूँ, और मेरी पार्टी का भी कोई रब्ता नहीं है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मुस्लिम लीग नून में पाए के दरेबंदी बनी हुई है, ये सियासी पार्टी है, सियासी पार्टियों में दरेबंदी होती हैं। बट अभी नहीं, 1 मिनट मुझे बोलने देखिए, इस बात की तो मैं भी गवाही देता हूँ। ख्वाजा सफदर साहब का ज़िया उल हक से कोई ताल्लुक नहीं था, नवाज शरीफ साहब का जनरल जिलानी से कोई ताल्लुक नहीं था, जनरल हमीद गुल के साथ उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई थी कि इक़्तिदार किसको मिलना है और किसको नहीं मिलना। ख्वाजा साहब भी जो आज घूम रहे हैं बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ लड़के उनसे ये बाहर है कि ये हम ये कहते हैं। कादी साहब, जितना कड़वा सच है कि इधर 3 हम लोग बैठे हैं, 4 कैमरामैन है, इससे 10 गुना सच है ख्वाजा साहब जिस जगह जाके इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियत को मिल के आए, मुझे वक़्त, जगह, अल्फाज शायद आगे पीछे हूँ, 100% पता है। और मुझे एक बात बता दें, फिर मैंने कहा ना, टीवी पे इतनी ढिठाई से गलत बयान नहीं करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, आम आदमी कर नहीं सकता। दूसरा ये हमारे पॉलिटिशियन के फेसेस ये एस्टैब्लिश हो गए टीवी पे। अफसोस है ना कि हम इतना झूठ सुनते हैं। मगर वहां क्या करने क्या गए थे वहां? असल तो सवाल ये है, वो तुमसे खाना शाना खाने गए थे? नैब यात्रा नहीं की इन्होंने। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ खाना शाना गए थे? कामा लेने के बावजूद इनको कोई सजा नहीं हुई और नवाज शरीफ को कामा देने पे ना हेल्प किया गया फॉर योर काइंड। अरे भाई खुशकिस्मत है ये, वैसे बच गए। खुशकिस्मत नहीं है। अच्छा बस मलिक साहब ये बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े लोग कंसल्टेंसी लेते हैं। आपको नहीं पता ये कंसल्टेंसी नहीं लेते, ये सिर्फ कमीशन लेते। अच्छा ये बता दें, मुझे बता दें, मरियम साहिबा इतना अरसा हो गया, अल्लाह उनके वालद को तंदुरुस्ती सेहत जिंदगी दे, वालदा के दर्जात बुलंद करे। अगर ये एस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं, मरियम खामोश क्यों है? वो तो 1 मिनट भी नहीं बैठती। और जो उनके ख्यालात थे ना, निजी महफिल में उनकी एक खातून रुकन उन्हें मिल के आई है पिछली वेडनेसडे को, इस नहीं पिछले,
उनका 2 दारों के बारे में 10 गुना ज़्यादा जहर है आज भी, लेकिन बोल क्यों नहीं रही? मुझे काजी साहब आप मुझे आप दोनों जवाब देंगे, मैंने प्रोग्राम आगे चलना है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी बड़ी लंबी बात फिर तो मैं कर नहीं सकता। बात यह है कि 30-35 सालों से जो यहाँ सियासत राइज हुई है ना, माल की बुनियाद पे और नज़रिए का कत्लेआम करके, उसमें फिर यही होता है। अब मलक साहब ईमानदारी से देखिए, भट्टी सोने का निवाला लेके पैदा हुई हमारी बहन, जब प्राइम मिनिस्टर थी, आर्मी चीफ की टेलीफोन तक टेप होते थे, डॉन लीक सबके सामने, वो मेरे यार मुझे जल्दी है, एक मिनट, ये क्या अगर डील नहीं एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से या एबीसी किसी से, खामोश क्यों है? थोड़ा मुश्किल जवाब दूंगा, मुश्किल। मेरा ख्याल है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद नवाज शरीफ ने ये सीख लिया था कि असूल पर सियासत नहीं करनी, जहाँ दाल लगना है लगा लेना, जहाँ लगना है। अच्छा भाई मेरा वक्त कम है, ये जवाब मशाहुल्लाह खान साहब का एक बड़ा शॉर्ट वायरल हो रहा है, वो मैं सुना दूंगा आपको आज, जरा इसी पे बात करते हैं जी। नवाज शरीफ और मरियम ने जो किरदार अदा कर दिया है वो तारीख का हिस्सा बन चुका है कि नवाज शरीफ को मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई है, इसका भी हिसाब हमने लेना है। यार वैसे मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने जो मजीद अजीम काम किए हैं उसमें मशाहुल्लाह खान साहब को भी लीडर बनाने में उनका बड़ा हाथ है, और ये कौम पर एहसान अजीम है कि उन्होंने मशाहुल्लाह खान साहब को लीडर बना दिया जी। किसने जान लेने की कोशिश की जी? मेरा चैलेंज है, नवाज शरीफ ने नैब जो काटी, जेल जो काटी, वो पाकिस्तान के 90% लोग अपने घरों में रह के वो साइशें नहीं लेते। मैं ये चैलेंज कर रहा था, मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना। सर्विस अस्पताल में पंजाब हुकूमत ने, जहाँ खुदा की कसम प्लेटलेट्स वाली खतून एक स्वात वाली वार्ड में बिलक रही थी, रो रही थी, मर रही थी, प्लेटलेट से लग रहे, इनके सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए का इलाज हो रहा, करोड़ों रुपए का इलाज हो रहा था। ब्रेक है भाइयों, ब्रेक है। ऐसा भी इन्होंने किससे हिसाब लेना? क्या तारीख बनाई उन्होंने कि मुल्क को लूटे और बगैर इंतसाब दिए आप भाग गए? नहीं, मियां साहब के बड़े काम है, उन्होंने मशाहुल्लाह खान साहब को लीडर बनाया, आसिफ साहब को लीडर बनाया, एहसन इकबाल साहब को लीडर बनाया, इतनी ऐसी अजीम हस्तियां वतन अजीज को दी, तो हम उनको सलाम पेश करते हैं। मगर आते हैं जरा ब्रेक के बाद और गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया भर में 2-3 कमीशन जो मैंने देखे हैं, जो मुल्कों ने कर्जे लिए हैं, बने, एक फ्रांस में बना, एक एक्वाडोर में बना, एक हमारे यहाँ भी बन गया है। उसमें जो जितनी फाइंडिंग्स आई हैं वो ये फाइंडिंग्स आई हैं कि हमारे नाम पे लिया गया कर्जा जो हम अदा करते हैं, खा ये जाते हैं प्रोजेक्ट्स में किक बैक के जरिए, कुछ देने वाले वापस ले जाते हैं अपने कंसल्टेंट्स के जरिए। 24,000 अरब रुपए की क्या कहानी है मलिक साहब, जरा आज सुनाएं ये दर्दनाक कहानी। कहानी तो बड़ी वो लंबी हो जाएगी, मैं आपको मुख्तसर क्या बता सकता हूँ। 2008 से 2018 जो 10 साल है जमहूरियत का, उसका बड़ा नामवर टाइम है। 1000 अरब रुपए का डाका है तरक्याती प्रोग्राम में। आज जो ये भट्टी साहब हमें कहते हैं ना कि मेरे हॉस्पिटल की तरह, ये सवाल का जवाब आपको मिला। जब कहते हैं ना कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल नहीं जाता, कहानी छोटी है, उसको आप जितना मर्जी कर लें। मैं आपसे चाह रहा हूँ टाइम थोड़ा, आप मुझे बता रहे थे स्टील मिल के हवाले से, मेरे जो कर्जे आपने 24,000 अरब मेरे गिरेवान पे डाल दिया। 450 अरब मैंने कल आपको बताया PIA का मैंने देना है। आज मैं अपनी सारी PIA आपको दूँ ना, तो आप PIA नहीं लेंगे सारे जज, आप कहेंगे मुझे साथ 450 अरब रुपए का जो कर्जा वो भी दो। स्टील मिल के साथ आपने किया गया, जरा मुझे वो तो बताएं आप। अच्छा, मैं आज अब भट्टी साहब आपको कुछ पॉइंट बताता चाहता हूँ। ये स्टील मिल है क्या? ये 11 लाख टन इसकी जो थी इनिशियल थी, इसमें इसकी कैपेसिटी, इसको 22 लाख टन पे लेके जाना था, 33 लाख टन पे लेके जाना था। इसके हिसाब से बताता हूँ, 4000 घर हैं इसके स्टील टाउन में, 3000 से ज्यादा घर हैं गुलशन हदीद में, 110 मिलियन गैलन का ये वाटर फिल्टर प्लांट है इसका, 20,000 क्यूबिक फीट ऑक्सीजन ये बनाती है जो अस्पतालों को सप्लाई होती थी, लिक्विड ऑक्सीजन ये बनाती है। इसके बाद इसका अपना रेलवे सिस्टम है, इसके 15वां रेलवे इंजन है, इसकी अपनी जेटी है जहां पर जहाज आके रुकते हैं, और कन्वेयर लगा हुआ है जो 4 किलोमीटर वहां से कन्वेयर पे आता है सामान और इसके अंदर आके उतरता है। इसके अलावा तकरीबन 12 बाई प्रोडक्ट से बनाती है, और 1985 से 2008 तक इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी था और नेट प्रॉफिट भी था। और आखिरी बात जरा सुनिएगा, 19,000 एकड़ जमीन जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए पर एकड़ है, मेरी गिनती खत्म हो गई है, जिस पे आज हमारी हरिसाना नजरें हैं। अच्छा, ये चल नहीं सकती, सुने, ये नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि फिर इसको बर्बाद करके जो छोटी छोटे आपने वारदातें की थी, मैं नाम नहीं लेता उनका, और वैसे ये इल्ज़ाम डायरेक्ट आया था आपके मिनिस्टर फॉर कॉमर्स पर कि इन्होंने जो
टैरिफ के ऊपर नीचे करके इसको बर्बाद किया। ये इतना बड़ा एसेट था। भाई सवाल ये मित्तल ने कहा, लक्ष्मी मित्तल ने, ओए मुझे बेचो, आज मुझे बेचो, सुबह ये मुनाफा देगी। 2008 के बाद क्या हुआ? होते हुए भट्टी साहब मुनाफा नहीं हो सकता। 2008 के बाद क्या हुआ? हम और आप तो जाहिल है, हमें इस अवाम का दर्द है। मुझे ये बताएं, 19,000 एकड़ आप बताते हैं, ये खरबों डॉलरों की होगी, चले गई ना। इधर कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। मेरा चैलेंज है जो आपने सासे 19,000 एकड़ 8 करोड़ एकड़ पर एकड़। ओ मतलब है ये कैलकुलेटर इसकी टोटल रकम नहीं बता सकता। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नून लीग की हुकूमत आई, पीटी की आई, आज भी ये जंग संसान है। क्या किसी बड़े सियासतदान की ये जाती प्रॉपर्टी होती, इतनी देर तक लावारस पड़ी रहती? क्या ये हुक्मरान कोई भी रहा, मुशर्रफ रहा, क्या उनकी पॉलिसी में नहीं ये इससे करोड़ों खानदानों को रोजगार दे सकते हैं आप? इसका जब एक मशीन चलेगी ना, सिर्फ काम अरे 9,000 लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं इससे रिलेटेड 10,000 चीजें सप्लाई होती हैं ना, करोड़ खानदान, लाखों खानदान हर जगह। मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? हम यही केस ले लें और जो हुक्मरान भी रहे हैं माजी में, ये बताएं इसका सदेबाब क्यों नहीं किया? मैं बताता हूं क्यों नहीं होता। अगर हमारी बिजली को टास्क फोर्स में बाबर नदीम साहब देखेंगे और इधर इसको आपकी स्टील मिल को देखेंगे, आपके मिनिस्टर कॉमर्स क्या नाम है, रज़ाक दाऊद का। अच्छा, फिर वो हबको के एक है, उनको लगाया हुआ है। अब एक आपके पास इंडिपेंडेंट ग्रुप है, वो कहता है कि यार हम इसका टर्न अराउंड कर देते हैं, इसका कर्जा भी उतार देते हैं, 100 अरब की हम आपको सालाना आमदनी देंगे, हम ये 118 अरब रुपए की जो चीजें हैं वो भी देंगे। जो इतना टाइम मस्जिदें बेचनी है। कादी साहब सुन, ये इतने अरसे से बर्बाद पड़ी है। ये मिल जब चली तो इधर लातदाद लोगों को रोजगार मिला। इसका जिम्मेदार जो हुक्मरान रहा है वो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ ना कौन सी एक चीज बताना भूल गया। जरा 3 अरब डॉलर एनुअल हम बचा सकते हैं। 3 अरब डॉलर ये पूछे इमरान खान को कितना पैसा है। हमने जिस तरह 6 अरब डॉलर लिया IMF से, सबको पता है 3 अरब साल का हम बचा सकते हैं। इसकी कमाल किया ये जनरल मुशर्रफ ने। 2008 तक ये प्रॉफिटेबल थी और आपको ज़्यादा, आपको सब पता है जनरल मुशर्रफ का। मुझे पता है अपना जस्टिस इफ्तार से लड़ाई किस बात पर हुई थी, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे वहाँ। अच्छा, इसमें एक और बात, भट्टी साहब इसका अपना बिजली घर है, इसका बिजली घर भी यार। मुझे इसके बंद रहने की वजह बताएं, कौन कौन जिम्मेदार है? हम किस किस के हाथ में अपना लहू तलाश करें? 30 दिसंबर 1973 को इसका संग बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा था। अगर हमारे पास वीडियो हो तो दिखा दें। और इसकी बुनियाद पे हम पूरे मुल्क की इंडस्ट्री खड़ी कर 2015 में सुना इसकी गैस बंद कर दी गई। 2015 जून में। आप इतने मुल्ज़मान को बरीउल जिम्मा ना करे, खुदा का वास्ता है। हाँ। हम इधर किसी एक सियासतदान के दुश्मन नहीं है। 10 जून 2015 को इसकी गैस बंद कर दी गई। ज़ुबैर उमर साहब का मेन रोल है गैस बंद करने में। जान के सरकारी खरबों प्रॉपर्टी के दारों को कंगाल किया जाता है कि उन्हें फोनों बेचा जाए। यार इस तरह तो खुदा की कसम कोई जानवरों के साथ नहीं करता। बट इसे ये लाइफ लाइन है पाकिस्तान, दुनिया में कहीं पे भी आप इंडस्ट्रियलाइज होने के लिए पहली चीज स्टील है। मुझे पहली चीज कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जो इनसे बुला के पूछे भाई आप इक़्तिदार में रहे हो, ये अदारे तबाह होते रहे हैं, आप चश्मपोशी कैसे कर सकते हो? इसका क्या होना था मैं आपको बताऊं। इसने KESC को अरबों रुपए की बिजली फराम की। के इलेक्ट्रिक को इसने अरबों रुपए की बिजली फराम करती रही है ये स्टील मिल। आज हमारी 75 लाख एकड़, सॉरी 75 लाख टन हमारी डिमांड है। ये अब तक किसे हम 75 लाख पे लेके जा सकते थे। जिस तरह यार PIA का टेक ऑफ देखें, उसकी कंट्री बन जाना था, तरक्की हो जाती थी। क्या बात है, आप इनके जिम्मेदारों को बचा रहे हो, आप रोना रो रहे हो। मतलब है पुरानी लाशें, पुराने गोरखंड, पुराने मुर्दे। आखिर कभी तो एहतसाब कोई दो दयानदार आदमी लगा दे, सवेरे टर्न अराउंड हो जाएगा। अच्छा, मेरा दोनों से बिट करें कि जी जो इसको चलाएगा उसको इतने हम असल सर उधर लोग हैं उनको वर्कर चला लेंगे। असल बात कर रहे थे ये 24,000 अरब जो मेरा आपका सबका लूटा गया, जिसमें स्टील मिल आ गई, PIA आ गया, वाप्ट आ गया, ये किस तरह वापस आएगा, कौन निकालेगा? इसका आप दोनों जवाब दें मुझे। 24,000 अरब PTCL जब इन्होंने बेचा और कौन देगा वापस ये पैसा? ये मुल्क कंगाल कराएंगे, इस मुल्क में खाना जंगी होगी। जिस तरह ये जा रहे हैं, मेरे मुंह में खाक, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं काजी साहब की तरह आइंस्टाइन और ये बड़े लोगों को नहीं पढ़ता। आजकल कोशिश करता हूँ कुरान पाक या हदीस मुबारका से थोड़ी सी रहनुमाई ले लूँ डेली। खुदा की कसम जिस रास्ते पे चल रहे हैं काजी साहब, खून खराबा, कत्लो गारत, तबाही है।
अगर हमने डायरेक्शन ठीक ना की हम तो ये रिपोर्टें तो दे रहे हैं, हम टैक्स तो फेंके आपको हुए। कह रहे हैं पूरा मुल्क आप कंगाल कर रहे हैं। इस तरह नहीं चलेगा। चंद खानदान बचेंगे जिनकी प्रॉपर्टी बाहर है। काजी साहब, बाकी हमारी और आपकी अल्लाह रहम ही करे, बस अल्लाह करम करे। मैं ये कहता हूँ कि इन लोगों को ये भी ख्याल नहीं आता कि इनकी नस्लों ने इस मुल्क में रहना है। इस मुल्क ने इनको क्या नहीं दिया? इनकी औकात थी कोई? मुझे ये बताएं, ये जो यहाँ पे जिनको किसी को एयरपोर्ट के छोटे से मुलाजिम को उठा के तो सियासत में ले आए और किधर से इनको कहीं किसी मुल्क में ये मिलना था? चलें, इसके बावजूद इनका पेट ही नहीं भरता। काई साहब, एक पॉजिटिव बात है, इमरान खान ने चीनी की रिपोर्ट बता दी है, अच्छी बात की, बहुत बड़ी बात को हाथ डाला हुआ है। एक पॉजिटिव बात करते हैं। अब ये 24,000 अरब का ये कर्जा, ये तीसरी अभी रिपोर्ट ऑफिशियल हुई, 11 महीने की इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई। अगर इन 3 चीजों पे मैं सब पता इमरान खान काम करते हैं, मैं इस पे थोड़ा आपको टेक दे दूं। पाकिस्तान जन्नत बन मैं सकता है। और मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ, अल्लाह माफ करे, दोज़ख से बदतरीन लोगों के खिलाते जिंदगी कर दी आपने। मुझे लोगों को गुमराह करने का, मैं माफी चाहता हूँ, नाज़रीन नहीं है। मुझे बताएं जो कुछ भी किया हाँ हमने किस किस को सजा दी, इंक्वायरी बना दी। वो मैं आपको हमूदुर-रहमान से लेके 1001 इंक्वायरी GID बताता हूँ, लेकिन मुझे उनके बताएं जिम्मेदारों को सजा मिली, मैं उसको मानूंगा। काजी साहब, इल्फाजों से ना बहलाए, बड़ी साहब, खिलौनों से ना खिलाए, एक बात तय है, आंसुओं से ना रुलाए। इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसमें इन्होंने जो जराइम पेशा पुलिस में डाले हुए हैं, उधर डाले, यहाँ तो कुछ यार ये ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? काजी साहब की जिम्मेदारी। आप आपको बताएं ना कि ये जो लोग आपके रहबर रहनुमा हैं ये राज़न है। नहीं, अब इन्हीं की जिम्मेदारी है इसको ठीक करना। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, अब ये सिलसिला कुछ लोग हम इधर उधर वेवर्ड एनालिसिस कर रहे हैं। ये जो पोस्ट कोरोना दुनिया सामने आ रही है, जिसके बारे में कल मैंने आपको कहा कि SUV में गाड़ी में बैठ के अमेरिका में लोग भीख मांग रहे हैं, तो यहाँ अगले साल क्या होना है? 1.5 साल बाद ये पोस्ट कोरोना के तस्वुर से आप लरस जाएंगे। ये लिखे सुन लें, कोरोना आने वाला वक्त कोई बात। मैं छोटा सा रिपोर्ट पढ़ा था BBC पे, 70% 100 में से 70 लोग बल्तिस्तान गिलगित में, मेरे भाई हैं, आपके भाई हैं, 70% लोगों का जो ताल्लुक है ना पेट का, रोजगार का, सियाहत के साथ है। 70% लोग बेरोजगार 4 महीने से बैठे हैं। 20 लाख बंदा KPK में जाता है, वहां पे एक बंदा नहीं गया टूरिस्ट। ये हालत यार है। वो जो उमर दराज या क्या नाम है, असद उमर, वो खुद फरमाते थे 1,80,00,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इट मीन के एक बंदे से 5 वाबस्ता है, 10 करोड़ हर दूसरा घर बेरोजगार का होगा। मुझे बताएं, जब आप और मैं बैठे हैं, आपको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, बच्चे भूखे हैं, आप मेरे पेट में छुरी नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? यार ये हकीकत नहीं जान सबसे तकलीफदेह बात 1952 के बाद 1952 के बाद पाकिस्तान तरीक का वाहिद टाइम है जिसमें हमारी ग्रोथ नेगेटिव गई है। फर्स्ट टाइम। देखिए, एक मैं आपको बात बता दूं, इसको हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी दौर से इसलिए नहीं जोड़ सकते। अमेरिका की 30% कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अगले क्वार्टर में 15%, वो खुद कह रहे हैं इंग्लैंड की कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह निकल सकता है? इसको में ये ना बताए। देखिए जी, मैं आप हमसे समझदार हैं, बताएं क्या करना चाहिए। मैं बताऊं जी 2-3 बातें। हेनरी किसिंजर ने क्या कहा है, मार्टिन वुल्फ ने क्या है, जो इस निज़ाम के मालकान वो ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो हमने स्टेट को अवाम के अफेयर से बाहर निकाला था, अब इसको स्टेट को अंदर आना पड़ेगा। अब वजीर आके ये ना कहे कि नौकरी देना मेरा काम नहीं है। फिर वो गोरों की दीन ना, आपको खलीफा हजरत अबू बकर को बनाया गया, तो अपनी भी मिसाल सुन। तो उन्होंने फरमाया कि मजदूर की कितनी तरह, खलीफा वक्त की कितनी तरह होनी चाहिए? उन्होंने कहा जितनी मजदूर की। ये विन मिसालें हैं ना। मैं कह रहा हूँ अल्लाह की कसम, मलक सब कुछ ना करे, ये साइंटिफिक बड़े लोग ना पढ़े, आइंस्टाइन, ऑक्सफोर्ड, हमारा हुक्मरान तो 2 लाख में गुजारा नहीं होता। हदीस मुबारक रोजाना देखें जो कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मियां साहब जो है अपना इमरान खान साहब 15,000 या 20,000 में गुजारा करें? नहीं पता, मैं तो आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता बता रहा हूं। भट्टी साहब, उन्होंने कहा कि नथिया गली में टूरिज्म पर पाबंदी है, तो कूड़ा खड़े हो गए साहब, आपका तो लिबास इसमें नहीं पूरा हो सकता, इधर आप किसी बंदे को करें आपको वो फेर हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा सच कह दूंगा, इमरान खान साहब, मैं भी सलमान दानिश के बारे में डिटेल आपको भेज चुका हूं। आप फैक्ट्स क्यों नहीं इंसाफ करते? मैं ये तो नहीं कहता कि मेरी फेवर करो, आप उसके खिलाफ करो, शफाफियत करें। क्यों नहीं करते? जो शख्स इंसाफ नहीं कर सकता उसे जीने का क्या हक है? और अल्लाह ने उसको साहिब इख्तिदार बनाया। ये रोज़े हशर वाले दिन जवाबदेह होंगे, आज नहीं तो। बस भट्टी साहब, बात यह है कि ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि अब वो मैं आपको 2 खबरें देता हूँ। इस वक्त क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है
दुनिया में एक तो उन्होंने अपनी तहकीक का रुख बदल दिया है। जो PhDs हो रही थी उन्हें कहा कि इधर आ जाओ, माइक्रोबायोलॉजी पे आके करो। साथ उन्होंने कहा कि ये बड़े शहर नहीं चलेंगे। कनाडा में उन्होंने छोटी आबादियां बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम आपको पता है लाहौर में 8% ग्रोथ रेट है, 8% लाहौर का। इसमें सुन ले 3% हमारी बच्चे पैदा हम करते हैं, 5% छोटे देहातों से, छोटे शहरों से लोग रोजगार के लिए आते हैं, 8% लोगों के लाहौर बढ़ने से ना। ये कराची का भी यही मसला है, इस्लामाबाद का यही मसला है। हमने तो अपने शहरों को भी तबाह कर लिया, हम किधर जाएंगे? अगर आप ये बड़े पता नहीं मुझे ये भेज देते हैं रोजाना जी, बड़े पता नहीं वो अस्पताल मुझे नजर नहीं आते जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बनाए थे या इन्होंने अब तक। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने स्वाय करप्शन के बनाया क्या है? कादी साहब खुदा का वास्ता, मेरी भी लाहौर की पैदाइश है। मियाँ साहब जिस हल्के से रहते हैं, मेरी पैदाइश उस हल्के में है जहां मोहतरमा अभी आपने साहब इलेक्शन जीतते रहे हैं। आपने एक सवाल भाई, एक मिनट, मैं एक टीजर देके जा रहा हूं। आपने एक सवाल किया था कि मोहतरमा मरीम नवाज साहबा क्यों खामोश हैं और अंदर कौन कौन से धड़े हैं और धड़ों के हवाले से क्या क्या आवाज़ें आ रही हैं, और खुद वो भी इतराफ़ भी नज़र आ रहा है कि जनाब हमारे अंदर धड़े बन रहे हैं। क्या कहानी है ये आके आपसे हम शेयर करते हैं। वेलकम बैक। अभी आपने सवाल किया था मरीम नवाज साहिबा के हवाले से। ये बात तो हम भट्टी साहब आपकी बिल्कुल मानते हैं कि उनका जो बयानिया है, उनकी जो शख्सियत है, उसमें जो तुंदी सख्ती या जिस तरह भी की उनकी शख्सियत है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा। नहीं, तेजी हुई है। मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी सब अच्छा मेरी अर्ज सुन रहे तो कैसा तो मैंने दोनों को 2-3 दफ़ा गुजारिश की। मियाँ साहब बीमार थे, इलाज कराने गए, 4 वीक के लिए तशरीफ़ नहीं लाए। ठीक, बेटे साहब दादे उनके पहले ही नहीं आ रहे। मरियम साहिबा ने फैसला किया था पार्टी की क़यादत वो करेंगी। शहबाज साहब बीमारी में आए और हो गए। अब मुस्लिम लीग मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई है। इस मौके पर मरियम नवाज का खामोश रहना मेरी अक्ल समझ से बाला है। सियासी नुकसान भी है, ख़ानदानी भी नुकसान है। अगर ये डील नहीं तो उसको मैं क्या लफ्ज़ कहूँ, मजबूरी कहूँ, क्या कहूँ? अरे मैंने अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और अंडरस्टैंडिंग के तहत खामोश हैं। मगर मेरा एक और सवाल है। सवाल मेरा भट्टी साहब ये है कि मरियम औरंगजेब साहब और एक और इनकी MPA हैं, उनके दरमियान सुना बुरी तरह ठन गई है। मरियम साहबा के करीब कौन होगा और कौन नहीं होगा, ये भी इस हवाले से भी खबर है। मैंने बताना नहीं है नाम, और कादी साहब मलक साहब आपने नहीं पूछना, ये शरारती हैं। एक खातून है जो किसी और के भी करीब है और उसको मरियम के करीब करवाया गया। मरियम हमारी बहन, मरियम सफदर या मरियम नवाज कह लें, तो वो मरियम से हैं तो कई दफ़ा जाती हैं। तो मरियम बेवकूफ़ ने जिस दिन तलाशी ले ली ना, उनके पास एयरफोन मिल जाएगा। बस अब इससे आगे ना कुछ कहूँगा ना आप कुछ पूछेंगे। यानी मरियम से साहिबा से जो गुफ्तगू होती है वो लीक करवाती जाके। भाई ठीक है, अगले की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। आप मुझे भट्टी साहब का काम खबर देना है, आपको समझाना नहीं है कि वो इतनी मतलब सारी जो बातें हो रही है दूसरों को पता चल रही है तो नहीं ना बताना किसी को भी। लेकिन मरियम औरंगजेब साहब तो बहुत लायल हैं और मैं तो उनका बड़ा देखिए साफी को गैब का इल्म नहीं देता। अच्छा भट्टी साहब आप बात मुकम्मल नहीं करते। मेरे लिए मुझे तो लगा हुसैन नवाज भी खामोश है, नवाज शरीफ भी खामोश है। बोल कौन रहा है पूरे इस मुल्क में? मुझे एक नाम आप बता दें। मुझे इस मुल्क में बोलने का रिवाज खत्म हो गया। लंदन सारे चुप हैं। हसैन नवाज लंदन। एक कोरोना की वबा, दूसरा बकौल इनके चीनी स्कैंडल की इंक्वायरी। इसमें भी ना हमारी मरियम को कोरोना का मरीज नजर आ रहे हैं, इकॉनमी तबाह हो रही है। वो नहीं, मेरा मरियम नवाज पे सवाल है जिसने इस मुल्क की क़यादत संभालनी थी। जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो आपकी प्रॉब्लम ये है एज ए प्राइम मिनिस्टर एक्ट करती। भट्टी साहब आपकी प्रॉब्लम है, आप इंग्लिश बोलते हैं, पंजाबी जुबान में इसको मुक मुका कहते हैं। अब आपको समझ नहीं किसके साथ इस मुल्क में तो NRO होता नहीं। मुझे डांटा 2 दफा। आपके हुक्मरान पूछे इमरान खान साहब से, वो बताएंगे किसके साथ। मैं नून लीग से सवाल करता हूँ। मरियम हमारी बहन औरंगजेब या जो भी है, अभी मिशाहुल्लाह। अच्छा भट्टी साहब, मरियम साहिबा की खामोशी की रीजन बता दें। अच्छा भट्टी साहब मुझे ये बताएं, तो फिर अगर ये लोग हैं तो फिर इनकी यही ड्यूटी होती है। अच्छा फिर उनको एक प्रॉब्लम है कि आप उनको लाइव नहीं दिखाते। GNN कमिटमेंट करता हूं मैं आपसे, मैं नहीं तो नौकरी छोड़ दूंगा। मरियम नवाज साहिबा आए, लाइव इंटरव्यू दिखाएंगे उनका। अगर मैं ना दिखा सका तो जॉब नहीं करूंगा। मरियम नवाज साहिबा हमें टाइम दें, लाइव इंटरव्यू का हम करेंगे। अच्छा तो भट्टी साहब मेरा एक मिनट यार, मैं वही रहा। आप मुझे ये आप कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे हमारे प्यारे पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, बड़ी जान पर खेलने वाले, जिन्हें कहा जाता है कि उधर टुर जाओ,
सानू उधर दियां खबरां चाहिए ने, इधर टुर जाओ, क्योंकि मैं सुन रहा था कि मोहतरमा, मैंने पुरानी बात है कि मोहतरमा जो है अपना नुसरत भुट्टो साहिबा, जब वो थी चेयरमैन पार्टी की, भुट्टो साहब की जो एक लीगल नहीं, मैं तो उन्हें ये कहूँगा कि उनका जुडिशल मर्डर किया गया था, तो वो कहते थे कि यूँ होता था कि बाज़ औक़ात, मुझे नहीं पता किसी साहब का कहना था कि मीटिंग के बाद दौड़ लगती थी कि पहला केड़ा पहुंच के इत्तलाह देगा। तो ये सिलसिला मैं आपका मसला कर दूं, अब भी जारी है और मनोवन जारी है। हो सकता है तेज हुआ हो, क्योंकि पहले साइंस इतनी तेज नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं किया जा सकता था। मैं आपके पास आया हूँ, आपका सिक्योरिटी लेने मोबाइल खोल के रख नहीं सकता था। अब इसमें तरक्की की है, इन इन्फॉर्मरों ने ये बगल में छुरी मारने वालों ने, लेकिन मरियम नवाज साहब यार आगे बढ़ते हैं, आपको इंडिया में भट्टी साहब का मसला हल कर दूं, जिस दिन उनको इजाजत मिल गई ना वो बहुत बोलेंगे, ये मैं आपको गारंटी हां एग्रीड मैं भी वो इंतजार करिए टेलीफोन का। मेरा मौकफ है कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह, बेरोजगारी हो रही है, कोरोना ने अटैक किया हुआ है, उनका वालिद मुल्क से भागे हुए हैं, वो खामोश क्यों है? ये आप लिख के मैं आपको दे दूं, जिस दिन उनको टेलीफोन आ गया ना बेटा बोलने की इजाजत बहुत बोलेंगे। आज आप इंडिया की बात देखना, फिर वो इजाजत मिल जाएगी तो बोलेंगे। जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक उसे पूछ के हम अच्छा बात ये है कि अच्छा प्रेम चोपड़ा कहता था हम बोलते हो तो बोलोगे, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, वो ये गुनगुना रही है। ये अच्छा भट्टी साहब, एक और भी बड़ी यानी ये इस बात में कोई शक नहीं है कि जो मोदी की जो पावर, राइज टू पावर है, वो बड़ी डेट्रीमेंटल रही है इंडिया के लिए। इंडिया में अच्छी बातें भी थी, वहाँ के लोग थे, वहाँ पे हमारा आना जाना भी था कुछ। अब ये जो अब वर्ल्ड प्रेस का ये समझना है कि भाई अब मोदी के होते हुए ना किसी एटम बम की जरूरत है इंडिया पे मारने की, ना कोई और उसके खिलाफ। भाई न्यूयॉर्क टाइम ने कहा मोदी इस खित्ते में तीसरी आलमी जंग के लिए खतरा बन चुका है, उसका वजूद खतरा बन चुका है। चाइना ने जो खटाई की, उसकी मारा, फिर बैनर पकड़ के इनके लोगों ने कहा अल्लाह के वास्ता है हमारे फौजी छोड़ दो। ये मोदी, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों के लिए नहीं। वो थोड़े से डाढ़े थे ना, हम तो मकबूजा कश्मीर में बयान दे देते हैं, उन्होंने कहा कान फड़ो थे, आ जाओ, लिटा लिया नीचे फौजियों को। अच्छा। भारत के फिर मिन्नतें करके भागे। अच्छा बकायदा जदोकोब किया गया सुना उन्हें यार, उन्होंने ऐसे किक्के लगाई जैसे फुटबॉल में, वो क्या नाम था यार, वो बहुत बड़ा फुटबॉलर था, अब देखे ना वो चीन का फौजी था। मगर एक पॉइंट मैं समझता हूँ जिसपे मैं देखता हूँ कि 10 साल पहले, मैं दुनिया की वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, मीडिया की बात करता हूँ, तो पाकिस्तान टेररिज्म एक हमारे खिलाफ हमेशा दुनिया सारी इमेज पाकिस्तान का अच्छा नहीं, बम पाकिस्तान। मुझे लगा मोदी ने वो आपका सारा बोझ उठा लिया है, आप उसकी तारीफ नहीं करते। मुझे वैसे इस बात का दुख हुआ, एक फौज है उसको जूते पड़े, मुंह पे ठुड्डे पड़े मोदी की नाकस पॉलिसियों से। ओ मोदी, तुम हमारे लिए खतरा नहीं, अपनी फौज के लिए खतरा हो, भारत के लिए खतरा हो, मुंह पे ठुठे खा के फौज के पल्ले क्या रहे। अच्छा वैसे भट्टी साहब, मुझे क्लोजिंग करनी है, और वैसे ऐसी तो वीडियोस, अरे चीन ने अपनी फौज को कह दिया तैयार रहे, ये भारत ठूस। अच्छा क्लोजिंग करनी है, इसमें हमें बहुत सारी वीडियोस आपको भी नाज़रीन देखते होंगे, कितने तंग हैं उनके फौज, और बड़े मोरल भी लो है। हमें कुछ करना चाहिए, हमें अपने लोगों के लिए, उन्हें अपने लोगों के लिए, और ये लड़ाई झगड़ा तो उसी काम का नहीं है। बरा कल फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।